हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6 का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और लेवल 5 का 12 जून 2022 का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। और पिछले क्लास में 15 जून का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन किए थे। आज की क्लास में 15 जून 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे लेवल 5 का। ठीक है। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका मान पूछ रहा है, देखिए ये फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है। थीटा का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर रह सकता है, दोनों में बराबर थीटा का वैल्यू रहना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 53 से शुरू होने वाले चार संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस समुच्चय की माध्यिका 56 है तो निम्न में से कौन सी संभवतः यह समुच्चय होगा। ठीक है। तो ये आरोही क्रम में सब व्यवस्थित है पहले से। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब सम रहता है प्रेक्षणों का संख्या तो बीच वाला दो पद का एवरेज होता है। ठीक है। क्या 57 और 61 का एवरेज 56 है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 55 और 57 का एवरेज होता है 56, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है। देखिए इसमें सब में एक एक का गैप है, तो 55 के बाद 56 आता है, उसके बाद 57 है, तो यही इसका एवरेज होगा। तो ये इसका माध्यिका है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। ठीक है। यदि अवनमन कोण 45 से बढ़कर 60 होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगा। देखिए इस तरह से एक मीनार बना हुआ है और वहाँ से, ठीक है, इस बिंदु से मान लीजिए एक कार आ रही है और ये है इसका बेस। इसको मिला देते हैं। पहले कार था 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है। उसके बाद 10 मिनट के बाद क्या हुआ, ये 60 डिग्री पर यहाँ पर आ गया है। ये दूरी कवर करने में इसको कितना मिनट का टाइम लगा है? 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट। और पूछ रहा है कि पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो 60 30 90 का क्या रेशियो होता है? 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। ठीक है। तो 90 को नहीं देखना है क्योंकि उसको नहीं निकालना है। उसके बाद अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए 45 है यहाँ पर, तो 45 वाला त्रिभुज का क्या रेशियो होता है? 45 का होता है 1 1 √2। तो यहाँ पर 45 के सामने √3 है, तो ये भुजा भी कितना होगा? √3 ही होगा। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा? √3। अब पूछ रहा है कि कार कितने समय तक मीनार के पास पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा √3 है और ये 1 है, ये 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? ये बचा √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पर हम लोग एक एक नियम से इसको सॉल्व कर लेंगे कि √3 - 1 दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगा है। ठीक है। तो एक यूनिट दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा? 10/√3 - 1। और निकालना कितना का है? √3 का। तो √3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो इसको परिमेयकरण करना होगा। देखिए यहाँ पर √3 - 1 है, तो इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए √3 है, √3 है। जब 10 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 10√3 गुना √3, ये हो जाएगा 30। उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, फिर हो जाएगा 10√3। ठीक है, 10√3। और नीचे क्या हो जाएगा? देखिए a - b a + b, यहाँ हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये बचेगा कितना? 2। अब 2 से यहाँ पर काट दीजिए, इसको काट देंगे 15 बार में और इसको भी काट देंगे 5 बार में। तो ये बचा कितना? 15 + 5√3, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सेक -10 इतना दिया है तो सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, सेक -10 दिया है, सेक थीटा -10 थीटा बराबर है कितना? 2.5। इसको लिख सकते हैं 5/2। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कितना होगा? देखिए माइनस में ये है तो प्लस वाला क्या होता है? इसका रिवर्स होगा, यानी कि 2/5, यानी इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख दिए। सेक का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो टेन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर लिख के जोड़ते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम 10, इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 4।
कुल मिला के 29 और नीचे 10 है। देखिए इस तरफ से ये 2 लाएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड जब करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 14.5 और नीचे एक जीरो है तो ये दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो 1.45 आ जाएगा। आगे बढ़ते कह रहा कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुकरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना है 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 × 45 गुना दूसरा स्पीड कितना है 36, टोटल हो जाएगा 45 प्लस 36। तो 2 × 45 गुना 36 नीचे हो जाएगा दोनों जोड़ के कितना 70 और 11 81। 9 से कटाएंगे 4 बार में, 9 से कटाएंगे 9 बार में, 9 से कटाएंगे 5 बार में, तो 5 दूना 10 चौके 40। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलते हुए अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है। अंश की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका चाल क्या है 35 को जब 50 मिनट से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में है, इसको हम लोग क्या करते हैं 60 से डिवाइड करके घंटा में बदलते हैं। तो जब 60 से भागा करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको कटा देते हैं 5 से 7 बार में, 7 छक्के 42 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसका है। ये कब का स्पीड है जब वो 7/8 चाल से चलता है अपना सामान्य चाल का। तो पहले मान लेते हैं कि इसका स्पीड क्या है, ये नीचे वाला 8 होगा तो बाद वाला चाल कितना होगा इसका 7 होगा। इसी 7 का वैल्यू कितना होगा, अच्छा यहाँ पर 7 गुना 6 42 होगा। ठीक है, तो इसी 7 का वैल्यू होगा 42, कितना गुना है 6 गुना, तो इस 8 को भी हम लोग 6 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान निकालना है, यहाँ पर 0.4 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पर 0.05 का क्यूब बन रहा है और नीचे 0.8 का क्यूब बन रहा है। तो ऊपर नीचे बराबर नहीं है, जब ऊपर में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 0.8 बन जाएगा और नीचे भी 0.8 है। तो ऊपर क्या करते हैं हम लोग 2 से गुना करते हैं, लेकिन 1 2 से गुना करने पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना में कितना पद है 1 2 3 पद है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 से गुना करना होगा और नीचे भी 2 पर पावर 3 से गुना करते हैं हम लोग। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर में क्या करना है 2 पर पावर 3 से गुना करके लिखना है। जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0.8 का क्यूब और ये बन जाएगा 0.1 का क्यूब। ठीक है, और नीचे हम लोग गुना नहीं करेंगे, ये 2 पर पावर 3 को अलग रखेंगे और इसको लिखेंगे 0.8 का क्यूब है ये, और प्लस ये बन जाएगा 0.1 का क्यूब और साथ में क्या है साथ में गुना हो जाएगा 2 पर पावर 3 8। तो ये देखिए ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1/8। यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 में 4 केजी अधिक गेहूं खरीद पाती है। प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसको लॉजिक से अगर बनाइएगा, देखिए 1200 रुपया वो खर्च कर रही है और मूल्य में कितना कमी हुआ है 20%। तो टोटल हम लोग देखेंगे कि मूल्य घटा कितना है रुपया में, वो हो जाएगा 1200 का 20%, वो कितना होगा ये हो जाएगा कितना 240। ठीक है, 240 रुपया का कमी हुआ है। इसी कमी के कारण वो जो है गृहिणी 4 केजी गेहूँ अधिक खरीद पा रही है। तो प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा, इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 केजी। ठीक है, ये हमेशा घटा हुआ मूल्य होता है और नहीं तो इसको रेशियो से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए मूलधन है 1250, ठीक है, ये पी है और इसका मिश्रधन कितना होगा, जब ये ब्याज इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12 1 1352 1352। ठीक है, इसको हम लोग 2 से कटा के रेशियो ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 625 अनुपात 676। अब देखिए यहाँ पर ब्याज तो चक्रवृद्धि है और 2 वर्ष का टाइम है, तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि वो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों का वर्गमूल लेंगे। तो 625 का वर्गमूल 25 आएगा और 676 का कितना आएगा 26। तो यहाँ पर रेट निकालना है तो 25 पर 1 का ब्याज मिलता है तब जाके ये 26 होता है, तो 1 का ब्याज मिलता है 25 पर, तो ये कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते 25 संख्याओं का औसत 55 है।
ठीक है, 25 संख्याओं का औसत कितना है 55, और 11 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 11, तो पहली 11 का औसत है 51, और अंतिम 10 संख्याओं का औसत है 56। ठीक है, और कह रहा है 66, 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो शेष 4 संख्या है पहले इसको निकलना होगा, तो हम लोग इसको डेविएशन से बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कितना कमी है। देखिए 55 से 51 कितना का कमी है -4। ठीक है, और टोटल नंबर इसमें है 11, तो 11 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -44। और उसी तरह यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ 55 से 56 है, एक ज़्यादा है, प्लस का एक है, लेकिन यहाँ नंबर कितना है 10, तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के प्लस का 10। अब नेट कितना चेंज है, नेट इसका डेविएशन कितना होगा -44 और 10, कुल मिला के हो जाएगा -34। अब ये 4 नंबर है छूटा हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, टोटल ओवरऑल एवरेज जो है हमारे पास 55, इसको 4 से गुना करेंगे तो क्योंकि 4 नंबर है। उसके बाद जो यहाँ डेविएशन आया है, माइनस में आया तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ माइनस में आया तो इसको हम लोग प्लस में 34 यहाँ पर लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 55 गुना 4 220 और 34 ये हो जाएगा 254। ठीक है, ये 4 संख्याओं का योग निकल गया। अब 2 संख्या और यहाँ पर हमारे पास है, उसके बाद इसका औसत पूछ रहा है, तो सबको जोड़ते हैं। तो ये 66 और 70 कितना हो जाएगा, 7 6 130 और 6 136 इधर हो गया, और उधर हो गया 254। ठीक है, अब नंबर कितना हो गया, 2 नंबर ये और 4 नंबर यहाँ पर, 4 2 6 नंबर, तो जोड़ देते हैं इसको, 2 1 के 300 हो जाएगा, और यहाँ पर 80 और 10 90, यानी 390 हो रहा है। इसको 6 से डिवाइड करना है, इसको कटाते हैं, 6 गुना 6 36 हो जाएगा, बचेगा 3 6 5 30, तो 65 इस सवाल का सही आंसर निकला। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², पाई का मान 22/7 रखेंगे, और r² बराबर 38.5। 11 से कटाएंगे 2 बार में, 11 से कटाएंगे 11 या 33, 11 बचे 55, दशमलव है, दशमलव हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से r² बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 35 को इस तरह से तोड़िए, 7 गुना 0.5 में। ठीक है, और ये 7 एक इधर है, उधर जाके गुना होगा, और नीचे आ जाएगा 4 गुना 2। ठीक है, ये वाला 4 2, तो यहाँ से स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 का 7 पेयर में है, एक 7 बाहर आएगा, और इधर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर बच जाएगा क्या, ये 0.5/2। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5 में तो ये आ जाएगा 0.25। इसका वर्गमूल भी फिर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना इसका आ जाएगा 0.5, तो ये हो रहा है 7 5 35, 35/2 यानी 17.5 होगा, 1 दशमलव है तो 1.75 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र ओ वाले वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी अंतर्निहित है, त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं और उसमें एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से है, इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो पूछ रहा है ये जो त्रिभुज का भुजा है वो कितना है। तो यहाँ पर ये सरकम सर्कल हो गया बाह्य वृत्त, तो उसका जो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि बाह्य त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है a/√3। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से रहेगा एक समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, तो ये हो गया इन सर्कल अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त का अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल r निकालने का फॉर्मूला होता है a/√3। तो यहाँ पर बाह्यवृत्त है तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग ए निकाल सकते हैं। इसका रेडियस दिया हुआ 12, 12 बराबर a/√3, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, √3 गुना होगा तो 12√3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है, देखिए यहाँ पर 4 से 32 को डिवाइड करिए, 4 से 8 बार में कटेगा, स्क्वायर है तो इसका मान कितना हो जाएगा 88 64। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भाग करना है 12 से 48 को, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर गुना है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो पहले हम लोग गुना करेंगे, तो ये 4 गुना 64 हो जाएगा 256, प्लस 18 है माइनस 8 है, तो 18 में 8 हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा 10, 256 में 10 जोड़ेंगे तो 266 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है,
तो इसको ऑप्शन देखिए फ्रैक्शन में आंसर है, तो इसको फ्रैक्शन में करके सॉल्व करना होगा। तो इसका मान कितना होगा 12/99, ठीक है। रिकरिंग 2 अंक पर है तो 2 बार 9 नीचे देंगे, माइनस इसका कितना होगा 6/9 प्लस इसका हो जाएगा 3/9। एलसीएम 99 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 11×6 = 66 प्लस इसका हो जाएगा 33। अब देखिए 33 और 12 कितना होगा 45। 45 में 66 माइनस करना तो ये हो जाएगा माइनस का 21 और नीचे है 99। 3 से कटाएंगे 7 बार में, 3 से 33 बार में माइनस है, ये हो जाएगा -7/33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 है, ठीक है। आर प्लस एच कितना है 39 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r+h, जो कि है कितना 1716। इसका आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए आर और एच अलग अलग चाहिए, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। ये 2 है, पाई का मान 22/7 गुना आर, और ये आर प्लस एच जो है ऊपर से यहाँ पर 39 वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। बराबर हो जाएगा 1716। अब यहाँ पर 11 से 2 बार में कटाइए, 11 से 1 बार में 5 और 6 156 आया। फिर 13 से 3 बार में, 13 से ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। देखिए 3 है 2 है, 3 दूना 6 हुआ, इधर 2, कुल मिला के सब कटेगा यहाँ पर 12 से। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 7, ठीक है। उधर जाएगा तो आर का वैल्यू आ गया 7। अब देखिए इस समीकरण में जब हम लोग आर का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से एच भी निकल के आएगा। वो कितना आएगा, यहाँ पर जब हम लोग आर का मान 7 देंगे तो 7 उधर जाके 39 में घट जाएगा, तो बचेगा कितना 32। अब यहाँ आयतन चाहिए, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7 लेंगे, आर का मान कितना है 7, तो 7 गुना 7, उसके बाद आज का मान है 32, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे, इसको कटा देते हैं पहले। तो 22 गुना 7 गुना 32 करना है। तो इकाई अंक कितना आ रहा है 7 दूना 14, 4 दूना 8, इकाई अंक 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ 8 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य के 87.5% भाग को 35 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 65% 27.4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। देखिए 87.5% होता है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 7/8, ठीक है। 1/8 होता है 12.5%, 12.5 का 7 गुना ये 87.5। तो ये 8 टोटल काम है, जिसमें 7 काम ये करता है 35 दिन में, यानी 7 का वैल्यू कितना है 35। तो पूरा 8 का कितना होगा 7 का 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना, यही होगा 40। यानी ए जो है अब पूरा काम करेगा कितना दिन में 40 दिन में। इसी तरह बी का भी निकालेंगे। बी यहाँ कह रहा है 65% भाग को इतना में करता है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाता है 13/20। 20 टोटल काम है इसका, जिसमें 13 भाग करता है कितना दिन में 23.4 दिन में, 23.4। तो यहाँ कितना गुना है 13 × 13, 13 × 8 104, 1.8 गुना है, ठीक है। तो इधर भी इतना गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी बी करता है टोटल काम 36 दिन में। अब टोटल काम हम लोग निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम से, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, दोनों का एलसीएम। यहाँ आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 10। तो एक दिन का पूछ रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा 9 और 10 19 काम होगा। टोटल काम कितना है 360, यानी 19/360 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पर पावर 524 है, यहाँ पर 4 पर पावर 522 है। तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे 4 पर पावर 522 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए 522 पावर कॉमन लिया है, तो बचा कितना 4 पर पावर 2 बच गया। और यहाँ पर माइनस है, माइनस देंगे। ये देखिए ये पूरा कॉमन आ गया, तो बचा 1, और प्लस का 30 भी है वो देंगे। और नीचे है 4 पर पावर 522 प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 4 चौके 16 माइनस 1, ये बन रहा है 15। अब यहाँ से हम लोग 15 जब कॉमन लेंगे, ठीक है, जब 15 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 4 पर पावर 522, और यहाँ प्लस है प्लस देंगे, और इससे जब 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, और नीचे है 4 पर पावर 522 प्लस का 2, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 15। इस सवाल का आंसर क्या होगा 15। आगे बढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है तो मीनार से पेड़ कितनी दूर स्थित है, ठीक है। ये मान लीजिए ये पेड़ है 7 मीटर का, और एक मीनार है जो कि है कितना मीटर का 47 मीटर का।
ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग मिला देते हैं और ये बेस हो गया कि ये है 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी 7 होगा। तो ऊपर जो ये दूरी बचा ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 45 में 7 इधर दे दिए तो बचा कितना 40। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। तो इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। देखिए 30 के सामने एक होता है और ये कितना है 60 है, 60 के सामने कितना होता है √3। तो देखिए एक का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एक का वैल्यू है 40 मीटर, तो √3 का कितना होगा 40√3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दो संख्या है ए और बी। क्या कर रहा है, संख्या ए जो है संख्या बी से 8 गुनी है, बी अगर 1 यूनिट है तो ए कितना है 8 है। तो बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए कितना का कमी है 7 का कमी है, लेकिन 7 का कमी है किस पर 8 पर, तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 7/8 हो जाएगा 87.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन सब का महत्तम निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं कि चेक कर लेंगे क्या सबसे बड़ी संख्या जो 105 है तीनों को काट रही है, नहीं काट रही। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बची 35, क्या 35 तीनों संख्या को काट रही है, ये काट रही। ठीक है, तो ये इसका HCF हो जाएगा। नहीं तो इसको निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और इन दोनों का लीजिए, फिर उसका डिफरेंस लीजिए, फिर उसका जो आएगा डिफरेंस वो संख्या HCF होगा या नहीं तो उसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500, 720 और 900 प्रति केजी क्रय मूल्य वाली चाय की 3 किस्मों को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का प्रति केजी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए रेशियो क्या है 9:5:11, 9:5:11 और इसका प्राइस क्या है 500, उसके बाद है 720, उसके बाद है 900। ठीक है, इसमें डेविएशन भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा गुना कर लेंगे क्योंकि गुना करना यहाँ पर आसान है। तो ये हो जाएगा 9×5=4500 और इधर कितना होगा 7×5=35 और 20×5=100, तो 35 से 3600 हो गया ये, और इधर 11×9=9900। तीनों को जोड़ते हैं 0, 6×5=11, 9 20 बचा 2, 4 6 3 9 9 18। टोटल जोड़ के कितना आया है 18,000। अब टोटल क्वांटिटी कितना है 9 5 14 और 11 25, 25 इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25 सत्ता 175, 25×2=50। ठीक है, 720 आया है। ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है CP। निकालना है विक्रय मूल्य, जबकि इसको लाभ चाहिए 20%, तो इसका 20% हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो एक 10% होगा 72, 20% हो जाएगा 144। ये इसका प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 864। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, व्यास 16 है तो आर कितना होगा 8 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो आर है 8, 8 का स्क्वायर 64, पाई के साथ आंसर है, तो 64 पाई इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 115.5 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए इसका जो गैप है कितना है 13% हानि और 8% लाभ, कुल मिला के गैप हो गया 8 13 21% का। ठीक है, इसी का वैल्यू है 115.5। इसको कटाते हैं 21×5 105। ठीक है, और फिर से ये कट जाएगा 21×105, दशमलव है लगा देते हैं, 1% का आ गया। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो वो कितना होता है 100%, तो यहाँ से 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 100×5.5, तो ये हो जाएगा 550। आगे बढ़ते हैं। दो घनों के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इस तरह से दो घन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक घन यहाँ भी इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 2 बार घन को जोड़ा गया तो ये हो जाएगा 8 8 16, और चौड़ाई तो वही रहेगा 8 और ऊंचाई भी 8 ही रहेगा। तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 गुना LB कितना हो जाएगा 16 8 128, BH कितना होगा 8 8 64 प्लस HL कितना हो जाएगा 128। तो सबको जोड़ते हैं 2 गुना, ये हो जाएगा 1 1 2 और 56 हुआ, ये हो जाएगा 320।
गुना करेंगे तो 640 आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंक में तो 3 है, 5 है, 12 है, तो HCF यहाँ पर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए, तो ये बचा, ये इसका आंसर होगा। नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर यहाँ एक एक्स है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो HCF इसका एक्स आएगा एक ठो, वाई यहाँ पर एक है, जेड एक है, सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल आएगा। आगे बढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद इतना और 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए कोई मूलधन P है जो कि 2 वर्ष में कितना बन जाता है, 19,360, 19,360, और 3 वर्ष बाद यानी इसके 1 साल बाद वो कितना बन जाता है, 21,296। ठीक है, यहाँ पर 1 वर्ष का समय का गैप है और यहाँ पर 2 वर्ष के बाद ये बना है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 1 वर्ष में इसका ब्याज कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं घटा के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 और 3, 1936 आ रहा है। ठीक है, तो इसका कितना है, ये 10% है, 19,360 का 10% ही है ये 1936, तो 10% का ब्याज मिला है 1 साल में, तो 2 साल में कितना मिलेगा, तो ये चक्रवृद्धि होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 का, देखिए 10% का जब 2 साइकिल निकालेंगे तो ये कुल मिला के आएगा 21%। ठीक है, तो यहाँ पर मिला होगा कितना ब्याज, 21%। तो मूलधन कितना होता है, 100%, तो ये जो हमारा है 19,360, ये पी के लिए क्या है, मिश्रधन है 2 वर्ष के बाद, तो यही है 121% का वैल्यू, यानी 19,360 ये 121% का वैल्यू है। और पी निकालना है पहले, तो इसको 100% से गुना करेंगे, तो 11 से 11 बार में कटेगा, 11 से 1, 11 7 77 6, ठीक है, 11 से फिर कटाते हैं, 16 बार में कटा, एक जीरो बचा है यहाँ पर, तो 160 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000, ये आ गया पी। ठीक है, इसका वैल्यू। अब इस पर 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, समान दर है, तो दर कितना है, 10%, तो 3 वर्ष में 10% के दर से कितना मिलेगा, 30%, तो कुल ब्याज उसका हो जाएगा 16,000 का 30%, वो कितना होगा, 4800, 1600 गुना 3 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपया उधार लेती है। वह 1 वर्ष बाद 3,000 का और 2 वर्ष बाद 2,800 का और 3 वर्ष बाद देय धनराशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज ह्रासमान शेष यानी रिड्यूसिंग बैलेंस पर प्रभावित किया जाता है तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि भुगतान किया। ठीक है, टोटल जो उधार लिया है कितना लिया है, 10,000। ठीक है, अब 1 वर्ष के बाद 3,000 का भुगतान किया, लेकिन रेट यहाँ पर 10% तो लग रहा है 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष के बाद कितना बन जाएगा ये, इस पर हम लोग 10% इसका जोड़ देते हैं। 10% कितना होगा, 1,000। ठीक है, ऊपर परसेंट है, नीचे रुपया में, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 11,000। अब 11,000 हुआ दूसरा वर्ष, यानी 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद उन्होंने 3,000 का भुगतान कर दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 3,000 इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने भुगतान कर दिया। जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8,000। ठीक है, अब अगले वर्ष क्या किया है, 2,800 का भुगतान किया है, तो अगले वर्ष इसका कितना बनेगा, फिर इसका 10%, तो 10% होता है 800, कुल मिला के हो जाएगा 8,000 प्लस 800, ये हो जाएगा 8,800। ठीक है, 8,800 में अब क्या हुआ, 2 वर्ष के बाद 2,800 का भुगतान हो गया, तो 2,800 काट दिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 0,006, 6,000 बचा। अब 6,000 में क्या होता है कि ये 3 वर्ष बाद क्या भुगतान करेगा वही पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद जो इतना भुगतान किया उसके बाद इतना बचा, 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहुँचने तक में 10% का ब्याज और लगेगा। ठीक है, 1 वर्ष का समय अभी बाकी है, तो 600 इसमें ऐड होगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 6600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना था। देखिए दोनों का जो टाइम है डेसिमल में, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी पहला पाइप मान लेते हैं ए है, दूसरा पाइप बी है, तो 12.5 को हम लोग लिखेंगे 25/2 और 17.5 को लिखेंगे 35/2। अब यहाँ से टंकी का कैपेसिटी निकालते हैं, 25 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 175, तो 25 से 7 बार में कट रहा है, 2 नीचे भी है तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसका एफिशिएंसी आ गया। इसका कितना आएगा, 35 से 5 बार में कटेगा, 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए बी जो है खाली करने वाला, तो इसको हम लोग नेगेटिव में यहाँ पर लिखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, यानी 14 घंटे तक दोनों साथ में काम किया है। तो 14 घंटे में कितना काम हो जाएगा, दोनों साथ चलेगा तो देखिए 14 भरेगा 10 खाली करेगा, तो कुल मिला के 4 यूनिट ही भराएगा, तो भराएगा कितना 56। ठीक है, टोटल है 175, उसमें 56 अभी भर गया, तो बचा कितना, 15 में से 6 घटा 9 और 16 में से 5 घटेगा 111 बचेगा। ठीक है, 119 हुआ। अब तो लीकेज को बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ कौन काम करेगा, ए करेगा। ए का एफिशिएंसी है 14, तो 14 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो निकल जाएगा। तो 14 नमा 126 होता है, नहीं जाएगा, 14 अट्ठा 112, बचा कितना 7, 70 हुआ, पॉइंट देंगे तो, और 14 पंचे 70। ठीक है, 8.5 आ गया। देखिए टोटल समय पूछ रहा है, तो 14 घंटा यहाँ भी तो चला है, 14 घंटा ये जोड़ेंगे और 8.5 घंटा यहाँ पर, तो 14 8 22, 22.5 घंटा इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। देखिए ए का 15%, ठीक है, और बी का 35% को जब गुना किया जाता है, यानी बी का 35%, इसको जब सी के 21% से डिवाइड करेंगे, यानी सी का 21%, तो क्या आएगा, 37 आएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, परसेंटेज से 1% हम लोग काट देते हैं। 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से इसको कटाएंगे 5 बार में। देखिए 1% यहाँ पर लगा हुआ है, इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया है, ए गुना बी, और नीचे सी भी है, इसी का मान निकालने का है। ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित करना, ये निकालना है। बाकी जो नंबर बचा है उसको उस तरफ भेज देते हैं। 37 है पहले से। देखिए यहाँ पर परसेंटेज के बदले 100 आएगा नीचे, उधर जाके गुना हो जाएगा 100, और ये 5 गुना 5 25 नीचे आ जाएगा। 25 से इसको कटाएंगे 4 बार में, 37 गुना 4 148 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 गुनी हो रही है तो कितना ब्याज मिलना चाहिए, 100%। 3 गुनी होगी तो 200%। तो यहाँ 5 वर्ष में टाइम ही निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। तो 5 वर्ष में कितना बन रहा है, ये 160%, जिसमें 100% मूलधन होगा और 60% ही इसका ब्याज होगा। 5 वर्ष में मिल रहा है 60% ब्याज। तो देखिए यहाँ पर 60% मिल रहा है 5 वर्ष में, तो 1% कितना में मिलेगा, 5/60 में। 100% लेना है तो 100 से हम लोग गुना भी करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 या 60, 20 पंचा 100, तो ये आ गया गुना करके 25/3। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरह से, 3 अट्ठा 24 1 25, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। के का वह मान याद कीजिए जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या ये है, के स्थान पर रखने से वह संख्या 12 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 12 से विभाज्य करना है, तो 3 से और 4 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। तो जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 5 1 6 0, 6 3 9 2 11, 11 हो रहा, उधर के है तो ये हो जाएगा 2 के। ठीक है, 2 बार के है तो उसको 2 के लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या के का पॉसिबल वैल्यू होगा, देखिए अगर 8 हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 8, क्या 16 हो जाएगा। 16 और 11 27 होता है, 27 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये आंसर है। और 4 अगर लेंगे तो 4 दूना 8 11 19 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2 दूना 4 11 15 होगा, ये भी नहीं होगा। 6 लेंगे तो 6 दूना 12 और 11 23 होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा है वर्ग का 2 सेंटीमीटर, इस तरह का 48 प्लेट है। तो एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर निकालते हैं। टोटल क्षेत्रफल 48 प्लेट का कितना आएगा, 48 से गुना करेंगे। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर ये होगा जिसका भुजा का अनुपात ये दिया है। तो मान लेते हैं ये 3x है और ये 4x है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3x गुना 4x। तो यहाँ से 4 से कटाएंगे 12 बार में, 3 से कटाएंगे 4 बार में, तो ये 2 दूना 4, 4 गुना 4 16 हो रहा है, बराबर एक्स स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसमें जब रखेंगे तो पहला भुजा हो जाएगा 12
और दूसरा भुजा कितना होगा, 4 चौके 16। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 16 12 28, 28 दूना 56 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसको निकाल के इसका औसत निकालना। ठीक है, तो 70 का 45% कितना हो जाएगा, 70 गुना 45/100। 0 0, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये आया 7 नंबर 63/2। इसका भी निकालते हैं, 110 का 35/100। जीरो से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, तो ये आ रहा है 77/2। पहला संख्या ये है, ये है, दोनों का एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए हर बराबर है तो दो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, 63 और 77, ये हो जाएगा 140। नीचे 2 है तो 2 देंगे। अब औसत निकालना तो उसके लिए 2 अलग से नीचे देना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्या का औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे उसके योग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 35 डिवाइड जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यह है, इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन कितना होगा। देखिए आयतन जो भी होगा उसमें इन सब का मल्टीपल तो आएगा ही, उसमें एक संख्या है 7, तो 7 से जो भी संख्या कट जाए यहाँ पर वही आंसर होगा। 7 से ये कट रहा है, 7 1 7, 7 5 35, 7 दूना 14, ये कट रहा है। 7 1 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन 7 से डिविजिबल है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नहीं तो ये जो घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है, का फॉर्मूला होता है निकालने का, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, 130 दिया हुआ है डायगोनल, और यहाँ पर L का जो है 60 है, तो 60x इसको लिखेंगे, यानी कि 60x का स्क्वायर हो जाएगा 3600x² प्लस 24 का हो जाएगा 576x² प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, x², तो रूट हटाएंगे इधर आ जाएगा 130 का स्क्वायर, फिर इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। इस तरह से आगे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 और 20 में कुल मिलाकर आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स का संख्या 2016 में कहाँ है, 2016 में यह है कॉस्मेटिक्स 35, और 2020 में कितना है 25, तो कुल मिला के कितना 35 और 25 हो जाएगा ये 60। अब 2018 और 20 में खिलौनों की संख्या, तो खिलौना का क्या है, ब्राउन वाला है। 2018 में ये कितना है, देखिए 25 है, और 2020 में कितना है, ये 20 है, तो 25 20 45। ठीक है, ये आ गया 45। तो इन दोनों का रेशियो ही निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4:3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सवाल स्किप कर रहे हैं, ये सिलेबस से बाहर है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।